स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी का स्वरूप। कि जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो उसके बाद हिंदी के स्वरूप में कैसे कैसे बदलाव आए और कैसे ये आगे बढ़ी, कैसे डेवलप हुई। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर नेहरू जी ने कहा कि अंग्रेजी निश्चय ही एक थोपी हुई भाषा है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर थे और लोगों को थोड़ा बहुत पढ़नी लिखनी बहुत ज़रूरी हो गई थी। इसलिए ये हम लोगों पर एक थोपी हुई भाषा थी। इसने हमारे लिए ज्ञान विज्ञान की खिड़कियाँ ज़रूर खोली, मगर हमें बहुत कुछ ज्ञान भी दिया। पर इस पर ऐसी भाषा होने का लांछन भी है जो हमारी अपनी भाषाओं, जैसे कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराओं के ऊपर ये जमकर बैठ गई है। क्योंकि जो ज्ञान हमें हमारी सांस्कृतिक भाषा में मिलता है वो अंग्रेजी भाषा में नहीं मिल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बहुत से पत्रकारिता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में योगदान डाला था कि जो हिंदी है को उसको राष्ट्रभाषा के रूप में डेवलप करने के लिए अपना जो योगदान है वो दिया था। 15 अगस्त 1947 तक हिंदी जनमानस की एक लोकप्रिय भाषा बन चुकी थी। मीन्स के लोगों को समझ ज़्यादा आती थी और बोलते ज़्यादा थे, इसलिए वो एक, जैसे हम बोलते हैं कि पॉपुलर लैंग्वेज, एक लोकप्रिय भाषा बन चुकी थी। भारतीय 1800 भाषाओं और उपभाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने में जरा भी अतिशयोक्ति कहना या किसी प्रकार का दुर्ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं और उसमें से किसी एक भाषा को ही दर्जा मिला कि ये भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाई जानी चाहिए। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1947 तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में परिशिष्ट होने के साथ राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो चुकी थी। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। हम इसमें अब बात करेंगे संविधान सभा में राजभाषा पर चर्चा एवं निर्णय। इसके लिए बहुत ही विचार विमर्श एवं मतदान के पश्चात संविधान सभा में राजभाषा संबंधी उपबंधों के विषय में चर्चा मुख्यतः 12, 13, 14 सितंबर 1949 को हुई। श्री एन गोपाल स्वामी अय्यर राजभाषा के मुद्दे पर संविधान सभा के सदस्यों में सहमति बनाने वालों में प्रमुख थे। इन्होंने ये सहमति बनाई कि जो और भी सदस्य थे, जो एक विचार विमर्श हुआ था 12, 13 एंड 14 सितंबर को, तो इन्होंने कहा कि जो हिंदी है उस पर हमें जो सहमति है वो बनानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में सहमति की घोषणा की एवं कहा कि नए संविधान के अंतर्गत हिंदी को संघ के सभी सरकारी कामकाज की भाषा में रूप में अपनाने का निर्णय हुआ है। मतलब कि जो हिंदी है उसको संघ के सभी जो सरकारी कामकाज हैं उसमें अपनाना है। इस तरह 14 सितंबर 1949 की सायंकाल 5 बजे संविधान सभा की कार्यवाही व काफ़ी लंबी चर्चा के बाद विभिन्न गुटों में समझौते के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदस्यों को बधाई दी। अब हम बात करेंगे हिंदी का राजभाषा स्वरूप। हिंदी कई दशकों से राजभाषा के संवैधानिक दायरे में विकासोन्मुख हो रही है। जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। मीन्स जो सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा।
राजभाषा जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। कड़ी का काम करती है मतलब दोनों के विचकार संपर्क बनाती है। राजभाषा जनता और सरकार के बीच जो संपर्क है वो बनाने का काम करती है। संविधान सभा ने जिस हिंदी की राजभाषा के रूप में कल्पना की थी वह आम आदमी की भाषा थी, क्योंकि जब हम हिंदी बोलते हैं तो आम हिंदी बोलते हैं। इसमें हम जो संस्कृत के शब्द हैं उनका जो प्रयोग है वो हम नहीं करते। राजभाषा विभाग ने कार्यालय व्याकरण संख्या 13,034 राजभाषा दिनांक 17 मार्च 1976 द्वारा सरकारी कामकाज में सरल हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए राजभाषा हिंदी के स्वरूप के बारे में स्पष्ट किया था। क्या कहा गया इसमें कि जो हिंदी भाषा का प्रयोग करना है वो बिल्कुल सरल हिंदी होनी चाहिए जो सरकारी कामकाज के दौरान प्रयोग करनी है, कि सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी सरल और सुबोध होनी चाहिए, जटिल और बोझल नहीं, जो सभी लोगों को समझ में आ सके। आगे है केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग में वृद्धि के लिए जो प्रयास किए गए थे वो कौन कौन से थे। पहला है कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने हेतु एक वातावरण निर्माण करने के लिए सरकार ने प्रयास किए, जैसे कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यालयों की स्थापना। दूसरा, हिंदी के प्रयोग में वृद्धि हेतु जून 1975 में गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। तीसरा है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना से अनुवाद कार्य को गति मिली है। गति मीन्स काम करने की जो गति है, स्पीड है और बड़ी है। आगे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त 1985 को की गई। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय खोले गए हैं। मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है जिसके अध्यक्ष निर्देशक हैं। इसके अधीन बेंगलोर, कोचीन, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, दिल्ली एवं गाजियाबाद में स्थापित हैं, ताकि हिंदी को अच्छे ढंग से फैलाया जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके। अच्छा कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को पुरस्कार दिया जाता है जो हिंदी को प्रमोट करने के लिए काम करती है। टाइपराइटरों पर देवनागरी लिपि की सुविधाएं प्रदान करना, ताकि जो काम है टाइपराइटर का मीन्स जहाँ पे टाइप किया जाएगा वहाँ पे अच्छे ढंग से हिंदी को और आगे ले जाने के लिए जो यत्न है वो किए जाएंगे, क्योंकि जितना मटेरियल हमारे पास टाइप किया हुआ मिलेगा उतने से ही हम हिंदी को आगे और लेकर जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।